जब आपने अपनी कंपनी की स्थापना की, लिफाफा की, तो क्या सोचकर की थी, कब की थी और आज की तारीख में कितने सारे लोग आपकी कंपनी से जुड़े हैं और वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं? हम काम करते हैं वेस्ट पिकर ग्रुप्स के साथ, और जो जो कचरा भीनते हैं और लैंडफिल साइट पे। देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ अभी भी उसी तरीके से उपयोग में लाई जा रही हैं जैसे पहले लाई जा रही थी जब सरकार ने इसके लिए मेरा आपसे बस एक छोटा-सा सवाल। कचरे से कारोबार, कचरे से कमाई। आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, 16 आने सच। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। प्लास्टिक मैनेजमेंट में करियर बनाकर न सिर्फ आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, बल्कि आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। उभरते सितारे, इस कार्यक्रम में आज हमने जिस सितारे को आमंत्रित किया है, वो फिल्मी जगत से नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स से नहीं है, पॉलिटिक्स से नहीं है। वो सेलिब्रिटी हमारे समाज की है और हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हमारी सोसाइटी में कहीं भी कोई भी यदि बेहतरीन कार्य कर रहा है तो हम उनका इंटरव्यू करें, ताकि हमारे देश की युवा पीढ़ी उनको देखकर इंस्पायर्ड हो सके, उनसे प्रेरणा ले सके। मैं बात कर रहा हूं कनिका आहूजा की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच अरुणेश जी। तो कनिका जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आपने एमबीए किया है, अगर आप चाहती तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में एक व्हाइट कॉलर जॉब होती है, अच्छा खासा पैकेज होता है, आप वो सब जॉब कर सकती थी, अपना करियर बना सकती थी, लेकिन आपने समथिंग डिफरेंट किया अपने करियर के लिए। और आपके मन में पहली बार कब ये ख्याल आया कि अब आपको दरअसल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनना है, और वो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में? कैसे ये ख्याल आया और कैसे आपके काम की शुरुआत हुई? जी अरुणेश जी, मेरे को बहुत यंग एज से ही, जब से मैं 11-12 साल की थी, तब से मैं अपने पेरेंट्स के काम की वजह से ज़्यादा जाती थी लैंडफिल साइट पे। हमारे स्कूल से भी हम गए थे यमुना क्लीनिंग प्रोग्राम के लिए, जहाँ हम प्लास्टिक निकाल रहे थे यमुना रिवर से। तो ये सब जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को बड़े होके कुछ ऐसा ही करना है जो मैं ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट की सुरक्षा, कोई ऐसा आइडिया करूं जिससे ये सब कुछ सॉल्व हो पाए। तो इसलिए जब मैंने भी एमबीए किया, थोड़े टाइम के लिए कॉर्पोरेट जॉब करी, पर मेरे को वो अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी। एंड क्योंकि मैं कुछ समाज के लिए ही कुछ काम करना चाहती थी, जो लोग इतने जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा संभालते हैं, उनकी हालात बहुत ही खराब हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में। एंड इसलिए मैं उनके साथ ही जुड़कर कुछ ये सोल्यूशन निकालना चाहती थी प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम के लिए। बिल्कुल, यानी आपके मन में कहीं न कहीं ये भी था कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और वहीं दूसरी बात आपके मन में ये भी थी कि जो लोग कूड़ा-कचरा का बीनते हैं, छोटे बच्चे हैं या गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़कर आपको कुछ नया काम करना है, ताकि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। तो इसी से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि जब आपने अपनी कंपनी की स्थापना की, लिफाफा की, तो क्या सोचकर की थी, कब की थी और आज की तारीख में कितने सारे लोग आपकी कंपनी से जुड़े हैं और वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं? ये कंपनी हमने 2017 में शुरू करी थी। एंड हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था लैक्मे फैशन वीक, आईएमजी रिलायंस की तरफ से, जो उन्होंने हमको ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना काम उधर शोकेस कर पाए। एंड उसके बाद से हमने बहुत सारे वेस्ट पिकर्स के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करे हैं, जहाँ पे हम उनको सिखाते हैं कि प्लास्टिक कैसे इकट्ठा करें, कौन सा प्लास्टिक इकट्ठा करें। फिर हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, जो ये होते हैं लिफाफे, जो सब्जी वाले, दवाई वाले सब देते हैं, और जो चिप्स के पैकेट ये सब होते हैं।
तो इसका ये वैसे भी रिसाइकलिंग टेक्निक्स है, इसलिए ये जो प्लास्टिक है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए और इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिए हमने स्पेशल एक टेक्नोलॉजी बनाई जो ये प्लास्टिक को यूज करते हुए हम कुछ प्रोडक्ट्स बना पाए। एंड यही हमने वेस्ट पिकर्स को सिखाया कि इसको कैसे इकट्ठा करके, साफ करके, प्रोसेस करके कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे उनकी भी इनकम इंक्रीज हो पाए। तो आपने जिक्र किया जो मुंबई में आयोजित होता है लैक्मे फैशन वीक का, और वो काफ़ी जाना माना और काफ़ी रिनाउंड फैशन वीक है, लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है उसका। तो उससे आपको जुड़ने का मौका कैसे मिला, कब मिला और उससे क्या आपको बेनिफिट्स मिला, कितनी पहचान मिली आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट्स को? हाँ जी, तो ये लैक्मे फैशन वीक पे हर फेस्टिवल पे हर वीक में एक डे होता है, सस्टेनेबल फैशन डे। एंड ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। जो नए नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं जो सस्टेनेबल फैशन में काम कर रहे हैं उनको मौका दिया जाता है एंड कि वो अपना काम उधर डिस्प्ले कर पाए। उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस है कि वो कैसे करते हैं। जैसे अब एक सर्कुलर डिज़ाइन चैलेंज उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए एप्लीकेशंस आती हैं हर साल। वो जो भी नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं वो भर सकते हैं। तो वो अगर सर्कुलैरिटी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अगर वो उसमें फॉलो करते हैं तो फिर वो उनको भी मौका मिलेगा इधर डिस्प्ले करने का। बिल्कुल। आपकी कंपनी की अगर हम बात करें तो मतलब सुनकर ही बहुत अच्छा सा लगता है कि यार कचरे से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में तो लोग कचरा फेंक देते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। हमारे सरकारें भी उस तरह से जो है प्रचार कर रही हैं कि जो प्लास्टिक है वो बहुत हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, उसका प्रयोग ना करें। लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग अभी भी हो रहा है और आपकी कंपनी उसको रिसाइकिल करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे बैग हो गए, पर्स हो गए। इसके अलावा और क्या क्या जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसका मार्केट से आपको रिस्पांस कैसा मिलता है? हाँ जी, तो हम ये ज़्यादातर फैशन एक्सेसरीज ही बनाते हैं। जैसे आपने कहा बैग्स, वॉलेट्स, लैपटॉप स्लीव्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, वो हम ऑलरेडी इस लाइन में थे तो हम ये प्रोडक्ट्स हमने चुना बनाना। पर जो हम मटेरियल बना रहे हैं उससे बहुत से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि वॉलपेपर्स, टाइल्स, फर्नीचर, ये जो होती हैं फर्निशिंग्स। एंड पर अभी हमारी छोटी सी टीम है तो इसलिए हम इतने ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज में नहीं जा रहे। हम फैशन एक्सेसरीज में ही काम करते हैं और हमको मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड इंडिया में फिर भी थोड़ा कस्टमर्स का थोड़ा रहता है कि कचरे से बना है तो फिर साफ नहीं होगा, या हम क्यों खरीदें जो कचरे से बना है। पर ये बदल रहा है, ये माइंडसेट बदल रहा है। जो कस्टमर्स हैं अब उनको भी रियलाइज हो रहा है कि कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास जगह ही नहीं है इतना वेस्ट रखने की। और मतलब जो उससे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है वो तो अलग बात है, पर जैसे दिल्ली जैसे शहर में कोई जगह नहीं है। जैसे हमने देखा था वो गाजीपुर लैंडस्लाइड हो गया था लैंडफिल साइड पे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम बनता जा रहा है हर एनवायरमेंटल कंसर्न से लेकर। एंड इसलिए कंज्यूमर्स को भी रियलाइज हो रहा है कि वो थोड़े इको कॉन्शियस प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करें, तो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं माइंडसेट में बदलाव आना भी बेहद ज़रूरी है। और एक रिपोर्ट है जिसका आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में सालाना यानी साल भर में लगभग 150 लाख टन, जी हाँ, 150 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक का कूड़ा बनता है। अब आप समझ लीजिए कि ये हमारे पर्यावरण को कितने बड़े लेवल पर नुकसान पहुँचा रहा होगा। अब इस 150 लाख टन कूड़े से उसका केवल 1/4 हिस्सा प्रयोग में आता है या रिसाइकिल होता है, या आप जैसे लोग उसको यूज करके नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे में आपकी नज़र से, आप इस फील्ड में हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आपके अनुसार जो सरकारें प्रयास कर रही हैं क्या वो पर्याप्त है या फिर इस दिशा में कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सरकार की तरफ से भी लास्ट 2-3 साल में, 4 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जितना जो स्वच्छ भारत कैंपेन ही किया था, एटलीस्ट उससे थोड़ा जागरूकता आई है कि ये प्रॉब्लम है और हमको रिकग्नाइज
रिकग्नाइज करनी चाहिए। पर हाँ, दूसरी तरफ पे बहुत ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब वेस्ट प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज आके कह रही हैं कि हम संभालेंगे वेस्ट, तो जो सारे वेस्ट पिकर्स हैं, जो इतने सालों तक उन्होंने हमारा वेस्ट संभाला है, उन सबको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी सबकी इनकम खत्म हो रही है। तो इसलिए सरकार को इधर भी देखना चाहिए कि ठीक है, प्राइवेटाइज करके वेस्ट का बेटर मैनेजमेंट हो रहा है, पर ये जो लोग हैं जिन्होंने इतने डेकेड्स तक हमारे वेस्ट संभाला है, उनको ना ऐसे ही ना चले जाए, वो उनका भी ध्यान रखा जाए। एंड इसलिए हम जो एडवाइस देते हैं, हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं गवर्नमेंट के साथ, UNDP के साथ, तो हमारी भी राय यही रहती है कि ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदले, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आए, पर उनकी भी स्किलिंग हो, ट्रेनिंग हो, ताकि उनको भी जॉब उनकी रहे। बिल्कुल, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है हमारी कंट्री में, उसमें भी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया। ऐसे में जो गरीब लोग, तबके के लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, वही कचरा बिनने का काम, ये इस तरह के काम करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन अगर उनको वो कंपनी नौकरी से हटा देती है या उनके काम पर असर पड़ता है, तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि आपका सजेशन बिल्कुल सही है कि सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी कंपनी की बात करूं, तो आपकी कंपनी से कितने ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जो कचरा बिनते हैं, और उनको आप किस तरह से सहयोग देती हैं? और क्या कोरोना की वजह से इस पूरे व्यवसाय पर, आपकी इस कंपनी पर और इन लोगों पर कितना असर पड़ा है? हम काम करते हैं वेस्ट पिकर ग्रुप्स के साथ, और जो कचरा भिनते हैं और लैंडफिल साइट पे, तो उधर अराउंड 200 लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। और हम आर्टिसन ग्रुप्स के साथ भी काम करते हैं, जो हमारे इंडियन आर्टिसन ग्रुप्स हैं इधर यूपी, हरियाणा, दिल्ली में। एंड वो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन पे जो उनकी क्राफ्ट है, जैसे क्रोशिया, कढ़ाई, ये सब वो काम करते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा, सुंदर भी लगे। एंड तो इसलिए हम ओवरऑल अराउंड 1200 लोगों के साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ काम के साथ जुड़े हुए हैं। एंड ये हम बढ़ाना चाहते हैं, हम पूरे इंडिया में जाना चाहते हैं, जहाँ प्लास्टिक वेस्ट और ये जो अनस्किल्ड लेबर है, ये पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम जल्द ही एक रूरल प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं राजस्थान में। ये बहुत अच्छी बात आपने कह दी, और इसी से मेरे मन में एक नया सवाल उठ हुआ कि वो सवाल ये है कि हम दिल्ली और मुंबई या बंगलौर जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो प्लास्टिक का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके कलेक्शन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफ़ी कुछ वहाँ की नगर पालिकाएं करती हैं, वहाँ का सरकार या स्थानीय प्रशासन करता है। लेकिन छोटी जगहों का क्या, उन कस्बों का क्या, उन गांवों का क्या जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम है? तो उस दिशा में आप अच्छा काम कर रही हैं। आपका राजस्थान में आपने उदाहरण दिया, लेकिन आप सरकार को या प्रशासन को क्या सलाह देना चाहेंगी कि जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरह से काम किया जा सकता है उस पर? हाँ, यही जरूरी बात है कि रूरल एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी अच्छा एक सप्लाई चेन बने, कि उधर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि एक तो है जो हमारे गांव है, इंडिया के गांव है, उधर जागरूकता ज्यादा है। इधर सिटी में देखते हैं कि लोग कहीं पे भी कुछ भी कूड़ा फेंक देते हैं और उधर फिर भी लोग ध्यान रखते हैं कि ये ये हमारी खेती की जगह है, ये हमारे, तो जो हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, वैसे इंडिया के जो हिस्टोरिकली हम देखें तो हमारी बहुत अच्छी आदतें थी, वो तो हम क्योंकि वेस्ट को कॉपी करते करते हमारी सारी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। तो अगर हम अपने रूरल एरियाज में जाके ऑलरेडी हम ये करें कि हम उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, पर हम ये अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है ये ना भूलें, तो हमारे को कभी ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, जो अभी हम दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी सवाल ले लेते हैं। तो जी, आप अपना सवाल पूछिए उद्देश्य। मेरा जो सवाल है वो यही है कनिका जी, कि
मैं प्लास्टिक की थैलियों की बात करूंगा। हम जब मार्केट जाते हैं हम देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियां अभी भी उसी तरीके से उपयोग में लाई जा रही हैं जैसे पहले लाई जा रही थी, जब सरकार ने इसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया था। क्यों ना इन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, उन कारखानों पर ही सीधे पाबंदी लगाई जाए जो ये बना रही है, क्योंकि निर्माण तो हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमको जो इधर जड़ से प्रॉब्लम है, जो इनके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसी पर हमको रोक टोक लगानी चाहिए। पर मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो हमको पता है कि इनकी भी बहुत लार्ज लॉबी है, इसलिए ज़रूरी है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो पब्लिक है, उनकी जागरूकता बढ़े ताकि उन पे प्रेशर पड़े कि अब ये ख़त्म करें। और अब हम ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जो ये क्लाइमेट इमरजेंसी कहते हैं। हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में क्या क्या क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो पब्लिक है वो अपनी आवाज़ उठाए। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जनता अगर जागरूक होगी तभी कुछ हो सकता है। अगला सवाल हम लेते हैं सदफ से। हेलो मैम। मैम हाय सर। मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल है कि ये काम है तो बहुत मुश्किल और जो आप कर रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल आपको आई होगी कोऑर्डिनेट करने में, वो आपने कैसे मैनेज किया होगा? हाँ जी, वो तो कोऑर्डिनेशन में तो हमारा चलता ही रहता है प्रॉब्लम। जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत हमको कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो गए। उधर स्लम में बहुत ही कोविड फैल गया था एंड जो सारा हाउस होल्ड से अनट्रीटेड वेस्ट जा रहा था लैंडफिल में कोविड का, वहाँ पे बिल्कुल वो बिना कुछ ग्लव्स के, बिना मास्क के सब भीन रहे थे। तो और उनकी तो इम्यूनिटीज वैसे ही लो हैं, तो इसलिए उधर भी बहुत कोविड फैल गया था। इसलिए हमने 3 महीने हमारा सब कोविड रिलीफ में ही काम गया। पर अब हमने नए सिस्टम्स बना लिए हैं, उनको सिखाया है कि व्हाट्सएप पे कैसे देखें, कि ज़्यादा काम व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गया है। बट हाँ, ये बिल्कुल ईजी नहीं है एंड इसलिए कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं। बट ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2-3 लोग हों बीच में जो थोड़े हैं स्मार्ट, जो समझ पाते हैं, जो एटलीस्ट 12th पास हैं, जो जल्दी समझ पाते हैं चीज़ें। क्योंकि इधर जो रहते हैं बस्ती में लोग, ये बिल्कुल ही उनको हमें शुरू से सिखाना पड़ा कि कैंची कैसे पकड़नी है, चेयर पे कैसे बैठना है। तो ये हम बहुत ही, तो फिर व्हाट्सएप से एक्सपेक्ट करना कि एकदम से सब व्हाट्सएप पे आ जाएं, तो वो तो बहुत ही बड़ा जंप है। तो इसलिए हम रखते हैं कि 2-3 लोग बीच में रहें कोऑर्डिनेशन के लिए, जो जल्दी जल्दी उनको भी सिखा पाए और हमें भी बता पाए कि क्या हो रहा है और हम अपना कैसे अडेप्ट करें कि हम बेटर काम कर पाए। जी बिल्कुल। तो अब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में करियर का कितना स्कोप है? जो यूथ इस फील्ड में आना चाहता है उनको क्या करना चाहिए? प्लास्टिक रिसाइकलिंग में स्पेशली बहुत स्कोप है। ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं कि एटलीस्ट 30% ग्रोथ हो रही है इस इंडस्ट्री में। एंड ज़्यादा ग्रोथ इसीलिए हो रही है कि लोग प्लास्टिक पैलेट्स बनाते हैं और प्लास्टिक पैलेट्स, जो दाने कहते हैं प्लास्टिक्स के, उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पर मैं यूथ को ये भी बोलूँगी कि दूसरी टेक्नोलॉजीज भी एक्सप्लोर करिए। लाइक आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग में, जो लो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग या ये टाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड और ये बहुत स्फीयर्स आ गए हैं। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में तो घुसिए, पर प्लास्टिक पैलेट्स के बियॉन्ड भी देखिए दूसरी जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। बिल्कुल, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से करियर का स्कोप भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच कनिका आहूजा जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल इनपुट्स। तो ये थे हमारे आज के चमकते सितारे कनिका आहूजा जी, जो कि एक यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। आप सबको इनसे जो है प्रेरणा लेनी चाहिए और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है जहां से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आप अपना करियर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन कनिका जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ यंग तरंग। Thank you so much.